Hello and namaste everyone. So today we are going to study about Pandit Jawaharlal Nehru ji and Baba Bhim Sahib Rao Bhimrao Ambedkar, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। इससे पहले की वीडियो में हमने कवर किया था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमने पढ़ा था, दयानंद जी के बारे में पढ़ा था और राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा था। ये वो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में गिवन है। और अब जो आगे पर्सनालिटीज़ गिवन है, जो इम्पॉर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर्स गिवन है, हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत योगदान दिया। तो क्या योगदान दिया, क्या इनकी इम्पॉर्टेंट किताबें रहीं, इनके माता पिता का नाम, कब कौन से अधिवेशन में इनको बुलाया गया, कब इन्होंने क्या किया, तो वो सब आज हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर। ओके, चलिए सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आप सब जानते होंगे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उससे पहले भी काफ़ी कुछ है इनके बारे में पढ़ने के लिए जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम था जब कांग्रेस का ही बोलबाला रहता था और आज भी एक टाइम है जब कांग्रेस का क्या हाल हो चुका है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी पार्टी से ही बिलोंग करते थे और कांग्रेस पहले मोस्टली जो लीडर्स थे पहले कांग्रेस ही हुआ करती थी, है ना। तो 1885 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। तो इसको इस्टेब्लिश तो इसलिए किया था ए.ओ. ह्यूम ने कि भाई डफरिन के साथ मिलकर किया था, है ना। वो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन जिन्होंने सिर्फ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी किया उन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन वैसे जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, तो उसके अंदर ये सब पढ़ना होता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम पढ़ेंगे तो कांग्रेस का काफ़ी बार नाम आएगा। सो आइए देखते हैं। इनका जन्म 1889 में होता है, 14 नवंबर को आप देखते हो कि बाल दिवस भी मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है 14 नवंबर को, तो वो इन्हीं के लिए मनाया जाता है। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू वही थे जिन्होंने 1928 में थोड़ी बहुत कोशिश की थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ तैयार कर सके, है ना। अगेन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। माता का नाम था इनका स्वरूप रानी। वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे। और देखिए एक बात और, थोड़ा मैं वीडियो को बीच में रोक कर बता दूं, अगर कोई इंग्लिश मीडियम से भी है तो आप हिंदी से डरिए मत, है ना। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ लेकिन मैंने हिंदी में पढ़ा और अब आज हम इस लायक भी हैं कि हम पढ़ा भी रहे हैं, है ना। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो आप एक ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर पढ़ाना है, वहाँ सिर्फ इंग्लिश नहीं चलेगी। वहाँ पे बच्चे जो होंगे बड़े आपको साधारण बच्चे मिलेंगे, प्राइवेट जैसे ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही हाई फाई इंग्लिश बोलेंगे या सिर्फ आप इंग्लिश में पढ़ाओगे। आपको हिंदी के शब्द सीखने ही सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी से डरिए मत, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऐसी कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी वालों के लिए तो है ही ये यूज़फुल, इंग्लिश वालों के लिए भी साथ में ही यूज़फुल है। क्योंकि देखो ये मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं पहले इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करूं और फिर इंग्लिश में भी पढ़ाऊं। हालांकि मैं एजुकेशन मैनेजमेंट की वीडियोस पूरी कोशिश कर रही हूँ इंग्लिश हिंदी दोनों में बनाने की, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा जीके के साथ हमें थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम नहीं है ना। क्योंकि नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम ही है, तो आप इसको हिंदी में बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप मुझ पर विश्वास करके पढ़िए, ठीक है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए, तो माता का नाम मोतीलाल नेहरू और पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी। वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे। पत्नी इनकी थी कमला कौल, ठीक है, पत्नी कमला कौल। बहन विजय लक्ष्मी पंडित, नाम तो सुना होगा, है ना। अब देखो 1912 के अंदर बांकीपुर अधिवेशन, एक्चुअली जो कांग्रेस पार्टी थी तो वो अलग अलग अपने सेशंस बुलाती थी, अधिवेशन बुलाती थी। दिस इज़ बेसिकली लाइक अ मीटिंग। जैसे अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो पिक्चर्स थी, वो जैसे कि मैं द हिंदू पढ़ती हूँ करंट अफेयर्स के लिए, तो उसके अंदर आई हुई थी। तो ऐसे ही तब उसी टाइम पे अधिवेशन होते थे, मतलब कुछ डिस्कस करना है, दैट बेसिकली लाइक अ मीटिंग। तो 1912 में बांकीपुर अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। फिर 1924 से लेकर 1926 तक जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बने। तो इलाहाबाद से इनका आज भी बहुत गहरा नाता है ना। तो इलाहाबाद नगर निगम के ये अध्यक्ष बने कौन? जवाहरलाल नेहरू 24-26 में, ऐसे आप लगा लो 24 की उम्र में। हालांकि 24 के नहीं थे क्योंकि इनका जन्म 1889 में हो चुका था, 34-36 के ये थे। 1927 में कांग्रेस की तरफ से बेल्जियम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। उपनिवेशवादी, दमन और साम्यवाद के विरोध में आयोजित उत्पीड़ित
जातीयताओं के सम्मेलन में। यानी कि एक वो हो रहा था, मतलब एक विरोध जो है वो जताया जा रहा था। किस लिए? कि उपनिवेशवादी, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका दमन किया जा रहा है, और साम्यवाद के विरोध में एक, मतलब जैसे होता है ना सोशलिस्ट पार्टी, कैपिटलिस्ट पार्टीज़, तो ये उसमें जाके जो है भाग लेते हैं। कहाँ पर भाग लेते हैं? बेल्जियम में भाग लेते हैं। ठीक है, बेल्जियम में एक अंतर्राष्ट्रीय, एक इंटरनेशनल सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पे ये कांग्रेस की तरफ से भाग लेते हैं। 31 दिसंबर 1929 में अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया गया, यानी कि उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा दिया। आधी रात को रावी नदी के किनारे, रावी नदी जो होती है जैसे कि ब्यास, रवि, अभी तो बहुत न्यूज़ में है पहलगाम अटैक के कारण भी, क्योंकि जो समझौता था, इंडस ट्रीटी जो थी वो भी 1960-61 की ही देन है। ठीक है, तो अर्धरात्रि, हो सकता है 60-61 की मैंने शायद ईयर गलत बोल दिया हो, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो अगर मैंने गलत बोला है तो 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर जो जवाहरलाल नेहरू है वो तिरंगा झंडा फहरा देते हैं। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया, लाहौर में 1929 में। अब यहाँ पे आएगा नेहरू रिपोर्ट, या जिसको कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। इंग्लिश में भी मैं लिख देती हूँ, डोमिनियन स्टेटस। अभी तक तो देखो ये डोमिनियन स्टेटस ही मांग रहे थे, लेकिन अब इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग को रद्द कर दिया और इन्होंने पूर्ण स्वराज की, आपका तो हमें कंट्रोल, आपकी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए ब्रिटिशर्स की, हम अपना जो स्वराज है, हम अपना जो राज्य है वो खुद करेंगे। तो ये इनकी मोतीलाल नेहरू के जो बेटे थे जवाहरलाल नेहरू, ये इन्होंने मांगा था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू तो फिर भी थोड़ा एडजस्ट करके चलते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की मांग को रद्द कर दिया और पूर्ण स्वराज की मांग की लाहौर अधिवेशन में, जो कि 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, और वहीं पे इन्होंने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। 1927 में इन्होंने बेल्जियम में भाग लिया उपनिवेशवादी को दमन करने के लिए और साम्यवाद के लिए। 24-26 में ये इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बने। 12 में इन्होंने पहली बार, है ना, 12 में पहली बार इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। कहाँ पर? बांकीपुर अधिवेशन में। बहन का नाम विजय लक्ष्मी पंडित, पत्नी का नाम कमला कौल, माता का नाम स्वरूप देवी और पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। 26 जनवरी 1930 को इसीलिए पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, और इसीलिए हम जो आज भी अपना जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को मनाते हैं। हालांकि अपना जो भारत देश आज़ाद है वो 15 अगस्त को हो गया था, लेकिन हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस बनाया गया था। कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता इन्होंने कब कब की? तो देखिए ये कुछ ईयर्स हैं जो कि आपको याद करने होंगे। 1929 लाहौर तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ही, क्योंकि पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, तिरंगा फहराएंगे, पूर्ण स्वराज को घोषित करेंगे। फिर 1936 में लखनऊ, और फिर 1937 में फैज़पुर। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, है ना। कैसे याद करोगे? LLF से याद कर लो। ठीक है, LLF से, तो L से लाहौर, फिर लखनऊ, फिर फैज़पुर। लखनऊ में तो 1929 याद ही रहेगा, फिर ये याद रखना है 36 में और 37 में। ठीक है, पेपर में आएगा। अब तो 1-2 महीने ही बचे हैं ना। आज आई थिंक आज 5 हो गई है ना, आज 4 है, आज 4 हो गई है, और आपका जो पेपर है वो 23 जून से शुरू है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट 50 डेज़ हैं, आपको रुकना नहीं है बिल्कुल। इस टाइम पे जो मेहनत कर लोगे ना, तो ये जो 1.5-2 महीने हैं, तो आपकी लाइफ जो होगी वो सेट हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स। तो इनकी बुक्स ये तो बहुत ही फेमस है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, काफ़ी बार पूछी गई है। अच्छा, जेल में 9 बार गए थे ये। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदनगर जेल के कैदियों को समर्पित इन्होंने की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत को खोजो, कहाँ खोजे? अहमदनगर के जेल के कैदियों को पूछो, उनको समर्पित की थी इन्होंने। क्योंकि देखो उस टाइम पे ना जेल में उन लोगों को नहीं डाला जाता था जो मटर गश्ती करते थे या जो लोगों को परेशान करते थे, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे बेसिकली, उन लोगों को ज़्यादा पकड़ कर जेल में डाला जाता था, इसलिए इन्होंने कैदियों को समर्पित की थी वो बुक। फिर देखिए ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो इतिहास है उसकी ग्लिम्सेस। देन अ बैच ऑफ ओल्ड लेटर्स, तो देखिए ये थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स हैं, इसके अंदर हिंदी वाले कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो है ना, तो हिंदी वाले कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना बुक्स का नाम याद करने में, तो इंग्लिश वाले भी डरे नहीं, है ना। जब हिंदी वाले इंग्लिश लैंग्वेज से नहीं डर रहे हैं तो इंग्लिश वाले भी मत डरिए। ठीक है, ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि प्रॉब्लम आती है, बट डरने से कुछ होगा नहीं।
देखिए 1938 राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष बने। 1936 मेरी कहानी एंड ऑटोबायोग्राफी, अन्य नाम तवासदिल फ्रीडम, ये मैं थोड़ा सा देखती हूँ। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। फिर इनकी जो मृत्यु है वो 1964 में होती है। सबसे लंबे समय के हम इनको बोल सकते हैं, उस टाइम के ये वो रहे पीएम रहे। तो एक तरीके से 47 से लेके 64 तक की पहले इंटरिम गवर्नमेंट के और फिर इंडिपेंडेंट इंडिया के भी। तो एन ऑटोबायोग्राफी याद रखना है, ये 3 बुक्स याद ध्यान रखने हैं। इंग्लिश नेम्स एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अ बैच ऑफ ओल्ड लेटर्स एंड एन ऑटोबायोग्राफी। 1936 में राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष बने। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। मृत्यु 27 मई 1964 को, और इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 1889, और डेट क्या थी, डेट थी 14 नवंबर। चलिए अब हम पढ़ेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नाम जैसे ही सामने आता है तो बाबा भीमराव अंबेडकर जो है वो याद आ जाते हैं, BR अम्बेडकर। इनका जन्म ठीक जवाहरलाल नेहरू जी के 2 साल बाद होता है, 14 अप्रैल 1891 में, 91 में, महू में, मध्य प्रदेश में। पिता का नाम रामजी अंबेडकर, माता का नाम रमाबाई अंबेडकर। पत्नी जो थी माता का नाम भीमाबाई और पत्नी इनकी 2 थी, रमाबाई अंबेडकर और सविता अंबेडकर। ठीक है, 2 थी इनकी पत्नी। तो अंबेडकर गायकवाड़ महाराज की छात्रवृत्ति से अमेरिका गए, मतलब इनको स्कॉलरशिप मिली, और फिर ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर थोड़ा बहुत दोबारा रिवाइज करेंगे। कोल्हापुर के शाहू जी महाराज की छात्रवृत्ति पर अंबेडकर जी लंदन गए और लंदन विश्वविद्यालय से PhD किया। ठीक है, संगठन 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बम्बई में, 1927 में समता समाज संघ, 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। इनकी समाचार पत्रिकाएं भी पहले पढ़ लेते हैं हम एक बार, है ना। इनको क्या कहा जाता था, मूक नायक। मूक नायक इनकी पत्रिका थी 1920 में। बहिष्कृत भारत 1927, जनता इनकी पत्रिका थी। समता प्रबुद्ध भारत इनकी पत्रिका थी। 1928 में पार्वती मंदिर सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 1935 में कलसम मंदिर सत्याग्रह के अंदर। 1930 में अंबेडकर जी राष्ट्रीय राजनीति में आए और अछूतों के लिए अलग मताधिकार मांगा तथा दलितों के उत्थान के लिए राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण इन्होंने माना और मांगा। 1930 से लेके 1932 तक तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए, राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंसेस हुई तीनों, उसमें ये लंदन गए। 26 सितंबर 1932 को अंबेडकर गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट जो हुआ उसके ऊपर हस्ताक्षर किए। 1946 में अंबेडकर जी बंगाल से संविधान सभा में चुने गए। इससे पहले देखिए इनका जो वो सुभाष चंद्र बोस थे, ये BR अम्बेडकर हैं। 1947 में अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष चुने गए। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में बाबा साहेब अम्बेडकर को विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर बनाया गया। पुस्तकें हु आर शूद्रास, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, Thoughts on Pakistan, The Untouchables, Pakistan of the Partition of India, Pakistan of the Partition of India, The Buddha and His Dham। 1956 में अंबेडकर जी का निधन हो जाता है। तो ये इनकी कुछ कहानी है। तो एक बार अब हम इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भीमराव अंबेडकर, मैंने फ़ोटो भी लगाई है थंबनेल के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। पत्नी पिता का नाम राम जी, माता का नाम भीमाबाई, है ना। देखो दोनों भीम राम, राम भीम, है ना। और अब देखो इनके नाम में भी भीम है, भीमराव। ठीक है, नाम में देखो राव से आप राम रिलेट कर सकते हो, तो नाम में ही माता पिता का नाम छिपा हुआ है।
और आप देखोगे तो राम को ही रमा बना दो, रमा के बाद सविता, ये इनकी दो पत्नियां थी। अब ये जाते हैं पढ़ने के लिए, अमेरिका जाएंगे और लंदन जाएंगे। लंदन में ये पीएचडी करने जाएंगे और कोलंबिया में ये अध्ययन करने जाएंगे। पहले गायकवाड़ महाराज की छात्रवृत्ति इनको मिलेगी, फिर शाहू जी महाराज की इनको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसकी छात्रवृत्ति मिली। अब आ जाइए इस पे, बहिष्कृत हितकारिणी सभा है ना, बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो कि भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए ईजी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो ब से भीमराव अंबेडकर है ना, बाबा भीमराव अंबेडकर, और बा से बहिष्कृत हितकारिणी सभा। समता समाज संघ, समता इनकी पत्रिका भी होगी, और समता इन्होंने संघ भी बनाया था। स्वतंत्र मजदूर दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, क्योंकि ये खुद ऐसी कास्ट से बिलोंग करते थे जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार देखा और जिसकी वजह से काफ़ी कुछ किया गया, और आज फिर हम रिजर्वेशन देखते भी हैं। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर दल 1936 के अंदर, और फिर 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, बिकॉज ही हिमसेल्फ बिलोंग टू दिस कास्ट। ठीक है, तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन मतलब बेसिकली इनको लोअर काफ़ी ज़्यादा ट्रीट किया गया था। मल्हार के जो पानी था तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, फिर इन्होंने मनुस्मृति जला दी गई थी, तो ये सब ध्यान रखना है। तो कौन कौन से हैं, 24, 27, 36, 42। 24 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, फिर समता समाज संघ, फिर आपका आएगा स्वतंत्र मजदूर दल, और फिर लास्ट में आपका आएगा ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। अब एक मूक नायक, मूक नायक क्या होते हैं, बेसिकली आई थिंक जो बोल नहीं सकता है ना, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, जनता के ऊपर इनका फोकस था, समता, प्रबुद्ध भारत है ना, मतलब इंटेलिजेंट। अब 1930 के अंदर अंबेडकर जी जो होंगे वो राष्ट्रीय राजनीति में आ जाएंगे 1930 में, और ये बोलेंगे कि जो अछूत हैं यानी कि जो अनटचेबल्स हैं उनको आप अलग से वोटिंग राइट्स दीजिए, और दलितों के उत्थान के लिए राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण इन्होंने माना और मांगा भी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होंगे लंदन के अंदर, ये तीनों में जाएंगे। 1932 में अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होता है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा बातें जो हैं वो हुई भी थी। और फिर 1946 के अंदर बंगाल से विधानसभा में ये संविधान सभा में चुने गए, और 1947 में तो भारत आज़ाद ही हो गया। तो ये प्रारूप समिति जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, वो ये बने। स्वतंत्र भारत में फिर इनको विधि मंत्री बनाया गया। अब इनकी बुक्स देखो, इनकी बुक्स सारी ही ऐसी हैं, हु आर शुद्रास है ना, और द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट से रिलेटेड हो गया, अनटचेबल से रिलेटेड हो गया। फिर ये थोड़ा सा एक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पे भी इन्होंने 2 बुक्स लिखी, एक तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान, एक पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। फिर एक द बुद्धा एंड हिजदम, ठीक है, बुद्धा और हिजदम पे भी इन्होंने लिखा। फिर 1956 में अंबेडकर जी का निधन हो जाता है। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर आप कुछ लिखते हो। तो अभी तो देखो चैनल पर कमेंट्स कम ही आते हैं, तो मैं सारे रीड कर लेती हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा जब हो सकता है कमेंट्स इतने आए कि मैं रीड भी ना कर पाऊँ, तो इसीलिए अभी आप कमेंट कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, ठीक है, वरना समय ना जाने कब बच जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये वो नहीं है जो हमारे मीन्स जिनको बोला जाता है कि भाई साइंस से रिलेटेड, वो नहीं है ये, है ना, ये उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 मक्का सऊदी अरेबिया के अंदर इनका जन्म होता है। 1890 में आज़ाद जी का परिवार कलकत्ता बस गया। मतलब इनका जन्म, एक सेकेंड, इनके जन्म की डेट क्या थी, 1888, यानी कि जवाहरलाल नेहरू से 1 साल पहले इनका जन्म होता है। और फिर ये 1890 में यहाँ पर आ जाते हैं, कलकत्ता आ जाते हैं। फिर 1923 में कांग्रेस का जो दिल्ली अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता करेंगे, कौन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, दिस इज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं है, अबुल है। तो दिल्ली अधिवेशन की जो अध्यक्षता करेंगे और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने, 1923 में ही बन गए ना, तो 1923 में ही बन गए, इसीलिए सबसे युवा अध्यक्ष है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखो जो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे
वो कब बने थे? वो बने थे, अध्यक्ष बने थे, लेकिन वो किसके बने थे? वो बने थे इलाहाबाद नगर निगम के, वो भी 24-26 में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर जब इन्होंने अधिवेशनों की जो अध्यक्षता की वो 1929 में की थी, और आप इनको देखो ये कब बन गए हैं, ये 1923 में बन गए हैं, तो थोड़ा सा कोरिलेट करके चलना है। फिर खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे, क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो बेसिकली था वो शौकत अली और जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी साथ में ले लिया गया था, तो ये उसके प्रमुख नेता बने। और धरासना सत्याग्रह के भी ये प्रमुख नेता बने, धरासना। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद धरासना। 1940 से 46 के बीच में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जो सबसे अधिक समय का कार्यकाल है, क्योंकि देखो 6 साल हो गए तो अबुल कलाम आज़ाद को। 1945 में शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। वार्ताकार मतलब जो बातचीत करने जाएंगे। चलिए, तो मुझे थोड़ा सा जगह अपनी चेंज करनी पड़ गई है। चलिए, अब देखो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो स्वतंत्रता के बाद जो देश था उसके प्रथम शिक्षा मंत्री बने, है ना। पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और इसीलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हम इसको मनाते भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इनकी पत्रिकाएं आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होंगी। कौन कौन सी हैं? अल हिलाल उर्दू में थी, द कॉमरेड नाम से ही पता चल रहा है इंग्लिश में, अल बिलाग 1914 के अंदर, और ये दोनों 1912 में थे। अल हिलाल और दी कॉमरेड, अल हिलाल और दी कॉमरेड किस में थे? 1912 में, और 1914 के अंदर अल बिलाग, है ना। थोड़े नाम जो होंगे वो तो आप देख सकते हो, थोड़े से जैसे ही खुद में इनके नाम से आप रिलेट कर सकते हो। पुस्तकें देखोगे, इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार ए खातिर और तर्जमान उल कुरान। ठीक है, तो ये आपको नेम ध्यान रखने हैं, इंडिया विंस फ्रीडम और द कॉमरेड आप ध्यान रखिएगा, बाकी थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पाओगे, गुबार ए खातिर और तर्जमान उल कुरान। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की इन्होंने स्थापना की, अलीगढ़ में की, फिर उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, 1992 में इनको भारत रत्न प्रोवाइड किया गया। तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। अब हम पढ़ने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। तो भारत का एकीकरण का जो श्रेय है, जो इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको मिलाने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। तो इनका जन्म 1875 गुजरात में होता है। आप देखोगे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी जो है वो बना हुआ है गुजरात के अंदर। तो 1875 में इनका जन्म हो जाता है, 31 अक्टूबर को। पाटीदार समाज, पिता का नाम झावेर भाई पटेल, माता का नाम लाडवा देवी। लंदन जाके उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है, बैरिस्टर लंदन गए, बैरिस्टर की पढ़ाई की, वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। पहले मोस्टली आप देखोगे कि ये जो जितने भी लीडर्स हैं ना, दे आर मोस्टली लॉयर्स, तो लॉयर्स ही थे, और वापस आकर इन्होंने अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने वकालत छोड़ दी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। तो सूखे के कारण फसल खराब हो जाने के बावजूद अंग्रेज राजस्व ले रहे थे, यानी कि वो अपना टैक्सेशन मांग रहे थे। तो वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक, इंदुलाल, ठीक है, इंदुलाल याग्निक जो थे, उन्होंने किसान को लगान ना अदा करने का सुझाव दिया। फिर 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने खेड़ा आकर आंदोलन की बागडोर संभाली। सरकार ने लाचार होकर बात मान ली और वह गोपनीय दस्तावेज जारी किए गए कि लगान उसी के वसूल की जाए जो कि सक्षम हो। फिर ये गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष गांधी जी थे। सहयोगी इनके थे वल्लभ भाई पटेल और शंकर लाल बैंकर। ठीक है, शंकर लाल बैंकर। फिर देखिए, फिर इंदुलाल याग्निक, यह पटेल साहब की पहली सफलता थी, है ना, कि इन्होंने वहाँ पे जो भी टैक्सेस वगैरह लग रहे थे उनको कम करवा दिया खेड़ा सत्याग्रह के थ्रू। 1924-26 में अहमदाबाद नगर निगम के ये अध्यक्ष बने। ठीक है, इलाहाबाद के कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। और अहमदाबाद के कौन बने? अहमदाबाद के बने ये क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिकॉज ही इज़ बेसिकली फ्रॉम गुजरात। फिर बारदोली सत्याग्रह होगा 1928, और वहीं पे
पे इनको सरदार की जो उपाधि होगी वो मिलेगी। और यह आंदोलन कालीपराज जनजाति तथा कुनबी पाटीदार किसानों द्वारा किया गया था। ठीक है, कुनबी पाटीदार थे और कालीपराज जनजाति थी, ये याद रखने हैं। गांधी जी ने कालीपराज जनजातियों के सम्मेलन में भाग लिया था और उसे रानी पराज नाम दिया गया। नेता थे कल्याण जी मेहता, कुंवर जी मेहता, दो मेहता मेहता है ना। आप देखते होगे तारक मेहता, तो वो भी गुजराती से ही है। कौन है उसका जो मेन किरदार है, जेठालाल है ना। सो इज़ ऑल्सो गुजराती। और वो तो पता नहीं शायद गुजराती है या नहीं है, बट हाँ दया बहन तो गुजराती है। तो वहाँ पे मेहता मेहता से आप रिलेट याद करिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम पे जब ये बारदोली सत्याग्रह के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो दो मेहता हैं, कल्याण जी मेहता, कुंवर जी मेहता। और इसमें क्या था कि जो आंदोलन जो भू राजस्व है उसमें 30% की वृद्धि के खिलाफ था कि राजस्व जो है वो 30% क्यों बढ़ाया जा रहा है। और सरकार ने फिर इसे घटाकर 21.9 यानी कि 21.9% कर दिया था। लेकिन किसानों ने आंदोलन जारी रखा और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। गांधी जी भी शामिल हुए। सरकार ने ब्रूमफील्ड तथा मैक्सवेल, ठीक है ये नाम ध्यान रखने हैं, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। और फिर जो भू राजस्व था पहले 30, फिर 21.9 और फिर 6.03% कर दिया गया। फिर जो महिलाएं थी वो बहुत खुश हुई और उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी। 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर, मतलब जो भी अच्छे अच्छे सेक्शंस होंगे, जो भी अच्छी अच्छी मूवमेंट्स होंगी, ये सब में पार्टिसिपेट करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे। फिर कराची अधिवेशन की अध्यक्षता भी ये करेंगे, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। भारत के एकीकरण का बहुत बड़ा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता थी कि जो सांप्रदायिक दंगे हैं उनको नियंत्रित किया जाए और जो देशी रियासतें हैं उनको भारत में मिलाया जाए। जूनागढ़ में की बात करें तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया, तो जूनागढ़ को भी भारत में इन्होंने मिलाया। हैदराबाद के अंदर ऑपरेशन पोलो चला, फिर हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। और कश्मीर के अंदर जो कश्मीर को भी मिलाया गया था। तो भारत के जो उप प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री, सूचना और रियासत विभाग के भी ये मंत्री थे। इन्होंने नारा दिया अंग्रेजों एशिया छोड़ो। ठीक है, इन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला भारत छोड़ो, एशिया छोड़ो आप, ठीक है, जस्ट गेट आउट फ्रॉम एशिया। एंड संज्ञा इनको भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बिस्मार्क ने जर्मनी, है ना, जर्मनी है इटली है, जर्मनी है, तो जर्मनी का एकीकरण किया, ऐसे ही इन्होंने भारत का एकीकरण किया। और पुस्तकें इनकी देखो क्या क्या हैं। खुद ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बट ही इज राइटिंग द बुक्स ऑन गांधी, नेहरू, सुभाष। एंड कश्मीर और हैदराबाद, क्योंकि कश्मीर को भी मिलाया गया था, हैदराबाद को भी मिलाया गया था। हैदराबाद को पोलो के थ्रू और कश्मीर को वहाँ पे जूनागढ़ को भी मिलाया गया था। और कश्मीर के अंदर वोटिंग के थ्रू हुआ था। आर्थिक और विदेश नीति, मृत्यु इनकी 1950 में हो जाती है। तो ये हमने कवर कर लिया आज। 4 नेता, 4 इंपॉर्टेंट लीडर्स हमने कवर किए हैं। अब बाकी जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में पढ़ेंगे, विपिन चंद्र पाल जी के बारे में पढ़ेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अराउंड 5-6 डेज और लगेंगे अपनी इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट। देन वी विल स्टार्ट राजस्थान ज्योग्राफी। और इसके साथ साथ एजुकेशन मैनेजमेंट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उसका भी पूरा एक कंबाइंड वीडियो आ जाए, इंग्लिश में और हिंदी दोनों के अंदर। तो आप चैनल के साथ बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।